स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग पुनर्जागरण के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये जान ले हम कि पुनर्जागरण क्या है। इससे पहले यूरोप में भी 16वीं सदी को अगर हम देखें, 16वीं शताब्दी का समय देखें, तो वहां पर यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। इटली में पुनर्जागरण हुआ था। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण 16वीं सदी में हुआ था वो भारत में 19वीं सदी में हुआ था। तो अब ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण क्या है। इसका यदि हम अर्थ देखें पुनर्जागरण का, तो जब के मैंने इस शब्द को अगर देखें तो ये बना है रेनेसां से, और जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। तो अब एक राष्ट्र के मामले में राष्ट्र का पुनर्जागरण हुआ, भारत का पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में। तो राष्ट्र का कैसे पुनर्जागरण होता होगा? तो जब किसी राष्ट्र में एक लंबी सुप्त अवस्था के बाद एक नई स्फूर्ति आती है, एक नई ऊर्जा आती है, और जब चारों तरफ जब कोई परिवर्तन होता है, अचानक से एक परिवर्तन होता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए, सामाजिक देख लीजिए, राजनीतिक देख लीजिए, धार्मिक हो, कलात्मक हो, और बहुत सारे सुधार जब दिखाई देते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका पुनर्जागरण हुआ है। माने इसमें क्या है कि सारे क्षेत्रों में हमें एकदम से एक परिवर्तन से दिखाई देते हैं। तो ये समय था भारत में 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी में भारत में एक पुनर्जागरण हुआ। बहुत सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इसमें परिवर्तन किया, और कला के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे एकदम परिवर्तन हुए। तो ये पुनर्जागरण आया, और राजनीतिक एकता भी स्थापित हुई और लोगों में जागृति भी पैदा हुई। तो ये पूरा का पूरा जो था वो कुल मिलाकर के था पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का मतलब हो गया जब किसी राष्ट्र में एक लंबी सुप्त अवस्था के बाद एकदम से जो परिवर्तन होता है, जो चेंज आते हैं चौओर, तो उसको हम पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। इसको रेनेसां भी कहा है, और ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में हो गया था, 19वीं शताब्दी में भारत में हुआ। अब अगर इसके लक्ष्यों की बात करें तो इसके लक्ष्य दो तरह के थे। एक अगर हम देखें तो इसका सामान्य लक्ष्य था। सामान्य लक्ष्य में यदि हम देखें तो इसका उद्देश्य था कि सभी क्षेत्रों में जो है परिवर्तन करना, सारे क्षेत्रों में एकदम से परिवर्तन करना। दूसरा यदि इसका व्यवहारिक पक्ष देखें तो साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी में एक नया परिवर्तन और एक नया उत्थान। और दूसरी इसकी जो बात थी वो थी भारतीयों के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करना। तीसरा अगर इसका उद्देश्य हम देखें तो ये था कि इस समय भारत में, आगे हम बात करेंगे कि भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा था। तो उस पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को रोकना भी इसका एक लक्ष्य था। तो हम ये लक्ष्य की बात हो गई। अब बात यहां पर यह आई कि ऐसा क्या हुआ इस समय में। परीक्षाओं में प्राय इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ, या यूं कह लीजिए कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे 19वीं शताब्दी में। तो एक एक करके हम सारे इन कारणों को अब जानेंगे कि किन कारणों से भारत में पुनर्जागरण हुआ। तो पहला जो कारण था, इससे पहले और भी एक चीज देख लें, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में देख लें। तो कि जिसके कारण ये हुआ, कारणों की बाद में चर्चा करेंगे, पॉइंट में छोड़ रहा था कि 18वीं शताब्दी का यदि हम भारत को देखें तो 18वीं शताब्दी का समय ऐसा था कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया था, और ब्रिटिश शासन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जो मराठे थे वो मराठों ने भी प्रयास किया, लेकिन भारत को राजनीतिक दृष्टि से वो भी एक करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इस तरह की स्थितियां भारत में बन रही थी। तो उस स्थिति में अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या कारण थे कि जिन्होंने पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया, या पुनर्जागरण जिसके कारण हुआ। यही परीक्षाओं में पूछा भी जाता, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के कारण बताइए।
इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में प्राय आते हैं। तो कारण अगर पूछे तो हम एक एक कारण आप नोट कर ले यहाँ से, और उसका डिटेल में आपको समझा रहा हूं। तो पहला जो कारण है वो है राजनीतिक एकता। आपने देखा था कि पहले लगभग 2000 साल तक भारत में राजनीतिक दृष्टि से कोई एकता स्थापित नहीं हुई। माने छोटे छोटे राज्य थे, भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब ये जो छोटे राज्य थे इनमें आपस में मनमुटाव भी रहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि एक जैसा शासन भारत में लंबे चौड़े शासन के जो राज्य थे, बड़े क्षेत्र के ऊपर उनका अधिकार हो गया, और उन्होंने जो नीतियां बनाई वो क्या थी, सारे भारत के लिए एक जैसी थी। तो अनायास ही, यद्यपि उनका कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु अनायास ही भारत जो था पूरा वो राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंध गया। यानी राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेज जो एक क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाते थे, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता था। तो इस दृष्टि से लोग राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंध गए। ये कार्य अनायास हुआ था, लेकिन जो कार्य 2000 सालों में नहीं हुआ था वो अनायास ही अंग्रेजों ने कर दिया। तो राजनीतिक एकता के कारण भारत में पुनर्जागरण हुआ। दूसरा, विदेशों से संपर्क। विदेशों से संपर्क कैसे कि इस समय आवागमन के साधन के कारण और लोगों के विचारधारा में परिवर्तन करने के कारण, विदेशियों के भारत में आने के कारण भारत के विदेशियों से संबंध हुए, विदेशियों से उनका संपर्क हुआ। जब संपर्क हुआ तो स्वाभाविक है कि उनकी संस्कृति से भी संपर्क में आए, उनके साहित्य से भी संपर्क में आए, उनकी भाषा से, उनके ज्ञान विज्ञान से, उनकी प्रोग्रेस से। तो इन सबसे जब वो संपर्क में आए तो उन्हें लगा कि जब तुलना कर की, जब हम दूसरी जगहों से संपर्क में आते हैं तो वहां से भी तुलना करते हैं हमारी, और देखा हमने कि भाई हम कहाँ हैं और बाकी लोग कहाँ हैं, तो या दूसरे देश कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो जब हमने कंपेयर करा तो हमें अपनी कमियां भी दिखाई दी और हमने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो इस तरह से विदेशों से संपर्क के कारण भी एक नई जागृति हमारे अंदर उत्पन्न हुई। तीसरा, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई जो लोग थे वो निरंतर भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, और ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ क्या हो रहा था कि भारतीयों की जो सभ्यता संस्कृति थी उसको भी दूषित कर रहे थे, अपना धर्म बढ़ा रहे थे। कई लोग जो यहाँ के थे वो उनके धर्म को की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारतीय लोगों को ये लगने लगा कि यदि हमारा धर्म बचाना है, हमें अपनी संस्कृति बचाना है, तो उसमें थोड़ा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो जो कमियां थी हमारे यहाँ धर्म के मामले में, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे छुआछूत की भावना थी, सभी को पूजा वगैरह करने का अधिकार नहीं था, तो धीरे धीरे भारतीयों ने उसमें अपना परिवर्तन किया ताकि हमारे अपने धर्म को बचा सके। तो इस तरह से धार्मिक क्षेत्र में एक तरह का परिवर्तन देखने को मिला। तो ये पहला हो गया राजनीतिक एकता, दूसरा विदेशों से संपर्क, तीसरा ईसाई धर्म का प्रचार, चौथा सुधारों का प्रादुर्भाव। इस समय बहुत सारे भारत में ऐसे सुधारक हुए या उन्होंने इस तरह के सुधार किए। सुधारों का प्रभाव तो अलग अलग आगे चल करके हम पढ़ेंगे सीख में कि किस तरह से राजा राम मोहन राय है या विवेकानंद है, दयानंद है, रानाडे हैं, इन लोगों ने किस तरह से समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई, उन बुराइयों के बारे में लोगों को बताया और इस तरह से समाज में परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो जो बुराइयां थी वो भी पता लगी लोगों को, तो सुधारों का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत सारे धीरे धीरे सुधार हुए जिससे भारत में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक और इसमें भारतीय प्रेस। अब क्या था कि भारतीय प्रेस
जो थी अखबार वगैरह, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इनका प्रभाव बढ़ने लगा था। और जो चाहे अंग्रेजों की अत्याचारों की बात हो या अन्य बातें हो, वो सारे लोगों तक वो बातें पहुंचती थी। लोगों तक एक क्षेत्र में जो घटना हुई है उस दूसरे तक भी पहुंचती थी। और इसके साथ ही साथ कोई जागृति की बात थी तो वो भी लोगों तक पहुंचती थी। तो प्रेस जो थी, भारतीय प्रेस, अखबार, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इन्होंने लोगों को जागृत करने में, एक क्षेत्र की बातों को दूसरे तक पहुंचाने में साहित्य वगैरह ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण हुआ। तो भारतीय प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक और था अंग्रेजी शिक्षा। अब क्या हो रहा था कि भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी जा रहे थे। जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की तो स्वाभाविक है कि वहां के ज्ञान विज्ञान से भी परिचित हुए, वहां की संस्कृति से भी परिचित हुए। हमारे यहाँ की भी समृद्ध थी, ऐसा नहीं कि यहाँ की नहीं थी, लेकिन जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो बहुत सी ऐसी चीजें, जब दोनों की तुलना की तो बहुत सी ऐसी बातें जिनसे कि हम अनजान थे वो हमें पता लगी। और हमारी जो भारत का था वो पुनर्जागरण हो पाया। तो अंग्रेजी शिक्षा का भी बड़ा इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव था। एक और देखें हम, पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव। पाश्चात्य इस तरह के विचारक थे, पश्चिम के बहुत सारे विचारक थे, जैसे इनमें नाम आता है मिल्टन का, मैकाले का, हार्वर्ड का। इन लोगों ने एक नई विचारधारा दी, उनके विचार कुछ अलग ढंग के थे। तो उन विचारों से भारतीय प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे परिवर्तन हमारे यहाँ पर किए। तो इसके कारण पाश्चात्य विचारकों के प्रभाव के कारण भी भारत में पुनर्जागरण हुआ। एक और इसमें अतीत का ज्ञान। ऐसा नहीं था कि भारत वालों को नहीं था, परंतु कुछ ऐसे पश्चिमी विद्वान हुए जिन्होंने भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया और ये उन्हें लगन बताया कि भारत की संस्कृति भी सर्वश्रेष्ठ थी। इसमें नाम आता है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का नाम है, जिन्होंने भारतीय अतीत की बातें, अतीत के ज्ञान को भारतीयों को बताया, वेदों के बारे में बताया, वेदों की श्रेष्ठता के बारे में बताया, उनकी अच्छी बातों को बताया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों को भी लगने लगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि पश्चिमी जो पादरी थे या ईसाई प्रचारक थे, वो उनका उद्देश्य कैसे भी यह था कि हम भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, धर्म है, इसको छोटा करें और पिछड़ा हुआ बता करके हम ये सिद्ध करें कि हमारी जो संस्कृति, सभ्यता, धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसको आगे बढ़ाने का वो प्रयास करते थे। जब तक हम भारतीय संस्कृति सभ्यता को छोटा नहीं बताएंगे तब तक लोग इधर प्रभावित नहीं होंगे पश्चिम की तरफ। तो वो ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पर पश्चिम के विद्वानों ने ही भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया, तो इससे भारतीय प्रभावित हुए। एक और इसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति किस तरह की थी? कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन उसकी बुराइयां जो यहाँ पर आ रही थी, अच्छी बातें तो आ ही रही थी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की बहुत सारी बुराइयां यहाँ पर आ रही थी जिसको लोग अपनाने लगे थे। तो उस पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव के डर से भी भारतीयों ने अपने यहाँ पर जो वहाँ की अच्छाइयां थी जिससे कि प्रभावित हो रहे थे लोग, उन अच्छी चीजों को अपने यहाँ भी जोड़ा और जो बुरी थी उनसे बचाने का प्रयास किया। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, इनके बारे में अपन देख ही चुके हैं वैसे तो, पर जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन यदि देखें, अब जैसा मैंने अभी बताया था कि उस समय जो 19वीं शताब्दी थी उसमें कई सारे सामाजिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, जिन्होंने धर्म में सुधार किया और जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में भी सुधार किया। अगर देखें आप तो जैसे राजा राम मोहन राय हुए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई है, इसके अलावा भ्रूण हत्या है, छुआछूत है, इसके अलावा विवेकानंद देखिए, दयानंद जी देखिए कि उन्होंने, दयानंद जी ने वेदों की ओर लौट चले का नारा दिया और वेदों को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने जो बुराइयां थी उनका इन्होंने अंत करने की बात कही
जैसे विधवा विवाह नहीं होता था तो उसको रानडे ने कहा कि भाई होना चाहिए विधवाओं का विवाह। जो बाल विवाह हो जाते थे उनके विरुद्ध आवाज उठाई, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। तो ये ऐसे सामाजिक आंदोलन थे जिनके कारण अंग्रेजों को विधिवत कानून बनाना पड़ा और इन प्रथाओं को दूर कर किया गया। जैसे भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, इनके विरुद्ध जो आवाजें उठाई थी। तो ये जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन थे, इन्होंने भी लोगों में एक नई जागृति पैदा की, एक नई ऊर्जा दी लोगों को। तो ये सब कारण मिला करके क्या बने, भारतीय पुनर्जागरण के कारण। भाई हमने ये इसमें जाना कि भारतीय पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ जाना, अर्थ के अलावा इसके लक्ष्य जाने, लक्ष्य के साथ साथ 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में जाना, और इसके 10 कारण हमने जाने कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। अब इन 10 कारणों को आप लिख लें और इनका हमने विस्तार बताया है। तो एक अच्छे से इस प्रश्न की तैयारी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में रेनेसा के बारे में पूछा जाता है। रेनेसा क्या था, भारतीय रेनेसा कब हुआ, तो ये 19वीं शताब्दी में। तो आशा है मेरे इस वीडियो से आपको आज पुनर्जागरण और उसके कारणों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।